उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का एमएलसी का टिकट कटा, मंत्री पद का टिकट कटा और क्या पता राजनीति का भी टिकट कट गया हो। लेकिन इन सब के पीछे जो फोर्सेज है वो कौन है, उसके ऊपर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। लेकिन अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो उनके मंत्री पद के, जो जरूरी है कि मंत्री पद के लेकर के जो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुआ है, उसके पीछे जो व्यक्ति है वो बीजेपी का व्यक्ति है। और स्टेटमेंट जो बीजेपी नेताओं का आ रहा है कुछ कुछ, अब उस मुद्दे के ऊपर वो धीरे धीरे बिल्कुल साफ कर रहा है कि इन सब के पीछे, पूरा दीपक प्रकाश के पीछे, उपेंद्र कुशवाहा के पीछे, उनकी पार्टी की बर्बादी के पीछे, सब कुछ के पीछे पूरा जो है वो एक गेम प्लान के साथ इनको बर्बाद किया जा रहा है। चाहे वो पवन सिंह भी उसका कड़ी का हिस्सा है। जो सुप्रीम कोर्ट में राकेश सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने पिटीशन किया है कि दीपक प्रकाश का मंत्री पद गलत ढंग से, असंवैधानिक ढंग से है, वो भी बीजेपी के ही नेता हैं। वो बात और है कि बीजेपी के अंदर एक प्रथा है। बीजेपी के अंदर प्रथा ये है कि बहुत सारे ऐसी संस्थाएं बना देते हैं, बहुत सारे ऐसे विंग बना देते हैं, पर्दा बचाओ अभियान, खिड़की बचाओ अभियान, सड़क बचाओ अभियान, ऐसे संस्थाएं वो बना देते हैं ना। पेड़ बचाओ, नदी बचाओ, हर तरह के उनका जो है अपना हजारों जो है इनके विंग होते हैं। जैसे अभी भी एबीवीपी जो विद्यार्थी परिषद है वो नहीं कहती है, अगर आपको ऑफिशियली पूछेगा कि आप बीजेपी के जो है वो पार्टी से कनेक्टेड हैं, तो बोलेंगे नहीं हमको बीजेपी से लेना देना नहीं है, वो स्वतंत्र हैं वो। तो ऐसे ही हजारों स्वतंत्र संस्थाएं बीजेपी आरएसएस की होती है जो स्वतंत्र रूप से बीजेपी के लिए काम करती है। तो ऐसे ही राकेश कुमार जी भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जिनका आर्गुमेंट ये है कि चूंकि पंजाब में भी ऐसा हो चुका है, जहां पे कि पंजाब में 2001 में ऐसा केस हुआ था जब एक मंत्री को एक मुख्यमंत्री ने मंत्री बनाया और वो मुख्यमंत्री रिजाइन करना पड़ा 6 महीने के अंदर। तो उसके बाद फिर जब नया मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने भी उस व्यक्ति को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया और तब तक 6 महीने का पीरियड टाइम हो चुका था। और बिल्कुल सेम हुआ है बिहार के केस में। नवंबर में ये बने हैं दीपक प्रकाश, उसके बाद फिर अप्रैल में दोबारा से बने हैं। तो नवंबर से अप्रैल तक 6 महीना लगभग पूरा हो गया था, 5-6 दिन ही बचा था। अब उसके बाद दोबारा जब सम्राट चौधरी बने तो इन्होंने दोबारा बना दिया और 1 महीना से लगभग 2 महीना लगभग होने ही वाला है। तो 6 महीना उधर वो पूरा कर चुके थे, नवंबर से लेकर के, या 5 महीना। तो नवंबर से लेकर के अप्रैल तक नीतीश कुमार का मंत्री रहे। उसके बाद फिर अप्रैल से लेकर के अब जून आने वाला 2 महीना हो गया है। यानी कि दीपक प्रकाश का जो 6 महीने का टेन्योर था कि कोई भी व्यक्ति मंत्री 6 महीने तक रह सकता है बिना विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य रहते हुए, वो मई में ही पूरा हो चुका है। 15-20 मई के आसपास समय पूरा हो चुका है। तो 20 मई के बाद वो मंत्री रह ही नहीं सकते हैं, असंवैधानिक है। और इसके ऊपर पटियाला हाईकोर्ट में गया है केस, 2001 में ही वर्डिक्ट आया है और उस मंत्री को हटाया गया था। तो उसी के तर्ज पे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट गए हैं कि इसको हटाया जाए। तो बिल्कुल वो संवैधानिक है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है कि बीजेपी अगर चाह लेती, एनडीए का कोई भी व्यक्ति चाह लेता कि दीपक प्रकाश जो है वो रहना चाहिए मंत्री, तो उनको कोई हटा सकता था। उसमें स्पेस ये था, जगह ये था कि आप दीपक प्रकाश जी से पहले रिजाइन करवा लीजिए, क्योंकि असंवैधानिक ढंग से 20 मई के बाद वो हैं बने हुए, 20 मई से लेकर 15-20 दिनों से, अभी 25 दिनों से हैं वो। तो आप उनसे पहले रिजाइन दिलवाइए, आज रिजाइन दिलवाइए, कल एमएलसी का नॉमिनेशन कीजिए, परसों शपथ दिलवाइए और तरसों फिर मंत्री का शपथ दिलवा दीजिए। यानी कि 3 दिन के लिए उनको मंत्री पद से हटाना पड़ेगा और 3 दिन के बाद फिर से वो दोबारा मंत्री बन जाएंगे, अगर बीजेपी उनको एक एमएलसी सीट दे देती तो। या नहीं तो फिर एक और संभावना है कि उनकी माता जी या फिर उनके परिवार का कोई और व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, या फिर उनके पार्टी का कोई भी और व्यक्ति, कोई भी अपना विधानसभा जो 3 सीट उन्होंने जीता है, 3 सीट जीता है, 4 सीट, उसमें से कोई एक खाली कर दे और उसमें से दीपक प्रकाश जी विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन उसमें लंबा प्रक्रिया चलेगा, महीनों लग जाएगा। 6 महीना तो हो सकता है, बीजेपी चाहे तो 6 महीना भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रावधान यही है कि कोई भी सीट खाली होने के बाद 6 महीने तक के अंदर चुनाव आयोग को उसमें इलेक्शन करवाना है। तो वो लंबी प्रक्रिया थी। एमएलसी ही एक प्रक्रिया थी जहाँ पे कि तुरंत ये हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। और उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया गया है
मधुबनी के पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के प्रखर नेता हैं, जनता दल के टाइम से ही समाजवादी लोहिया का किताब लेके घूमते हैं, हुकुमदेव नारायण सिंह। उनके बेटे अभी सांसद बने हुए हैं। परिवारवाद के वो भी द्योतक हैं, पहले खुद सांसद रहे कई बार, फिर अब 2 बार से बेटा सांसद रह रहा है। वो परिवारवाद का ज्ञान दे रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए उनका स्टेटमेंट सुनिएगा तो उनका कहना है कि तेज प्रताप और तेजस्वी मंत्री बने थे तो वो तो चुनाव जीत के आए थे, तो उसी तरह से दीपक प्रकाश जी को चुनाव जीत के आना चाहिए था, तो वो परिवारवाद नहीं रहता। अगर आप चुनाव जीत के आ रहे हैं, अगर आप लालू जी के बेटे हैं, चुनाव जीत के अगर आपने आप मंत्री बने हैं, एक बार ही, पहली बार विधायक बने, मंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, तो वो परिवारवाद नहीं है, वो चलेगा। लेकिन चूंकि दीपक प्रकाश जी जो है वो चुनाव नहीं लड़े तो वो मंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो परिवारवाद हो जाता है। तो फिर निशांत कुमार को क्यों भूल गए? निशांत कुमार भी तो आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। नीतीश कुमार 2005 से लेकर के आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े। अगर चुनाव लड़ना कोई क्राइटेरिया है मंत्री बनने का या परिवारवादी नहीं होने का, तब तो बहुत भतेरे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो अब आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी को डेमोरलाइज करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए, उनको जो सीट नहीं दिया गया वो जस्टिफाई करने के लिए बीजेपी के नेता यहाँ तक बोल रहे हैं कि लालू यादव जी ठीक थे, उनका परिवारवाद ठीक था, उनका बेटा जो मंत्री बना वो ठीक था, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव जीत के आए थे। आपको भी जीतना था तो आपको भी मंत्री बना था तो आप भी जीत के आते, तब परिवारवाद नहीं होता। आप मुख्यमंत्री बन जाइए जीत करके, तो उसमें परिवारवाद नहीं है। तो फिर ये भी सवाल उठेगा, ठीक है, मान लीजिए दीपक प्रकाश जी को, अगर आप इस आधार पे कह रहे हैं दीपक प्रकाश जी को आप मंत्री नहीं बना रहे हैं, तो पत्नी तो उनकी जीती हुई है, पत्नी को क्या आप वही पंचायत राज मंत्री देंगे? ये एक सवाल है जो कि अभी बना हुआ है। अभी इसके ऊपर कोई मीडिया कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अब पूछा जाएगा कि अब वो मंत्री नहीं रहे हैं और अगर आरएलएन को एक मंत्री पद देना है तो क्या उनकी पत्नी बनेगी या फिर कोई और बनेगा, वो छोड़ दीजिए उसको। लेकिन वो सवाल इंपॉर्टेंट है कि दीपक प्रकाश का टिकट काट करके और दिया किसको गया है? पवन सिंह को। ये वही पवन सिंह है जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के पॉलिटिकल करियर को तबाह किया। अगर पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते, और सब लोग जानते हैं कि पवन सिंह जो है वो बैकफुट से बीजेपी का काम कर रहे थे, चुनाव उनको पहले टिकट दिया गया आसनसोल से, वहाँ से उनका टिकट काट करके जो बोला गया कि अब आप चुनाव नहीं लड़िए, और उनको बोला गया कि आप काराकट से, बोला नहीं गया ऑफिशियली, लेकिन इंडिकेशन तो वही दिखा रहा है कि वहाँ से जाके लड़े, और वहाँ से वो जाके लड़े जीतने के लिए नहीं, वो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ पे हराने के लिए। अगर पवन सिंह नहीं लड़ते तो वो जीत जाते। तो पहले उपेंद्र कुशवाहा को कमज़ोर किया गया, उनको लोकसभा हराया गया, फिर राज्यसभा भेजा गया, और राज्यसभा भेजने के बाद अब उनके बेटे के साथ ये हो रहा है। तो एक तरह से कहिए कि सिर्फ सवाल ये नहीं है कि आपने हमें नहीं बनाया, आपने हमारी जगह उसे बनाया है जिसने हमारा पॉलिटिकल कैरियर को ख़त्म किया है। और ये तो मीडिया में चल ही रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के सामने शर्त रखा गया कि या तो पार्टी विलय कीजिए और नहीं तो फिर अपने बेटा का पॉलिटिकल कैरियर विलय कर लीजिए, कोई स्पेस नहीं बचा हुआ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो सम्राट चौधरी को बनाया गया, कि एक नैरेटिव ये भी है कि सम्राट चौधरी जो है वो अगर बन ही गए हैं, सबसे बड़ा लीडर कुशवाहा के हो ही गए, मुख्यमंत्री पद दे ही दिया गया, तो कुशवाहा को और देने की क्या जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कटघरे में उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं लाया जा सकता है? लाया जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को अगर आप देखिएगा तो 90 के दशक से नीतीश कुमार के साथ वो राजनीति कर रहे थे, लेकिन इतना बार वो कल्टी मारे, हर बार पार्टी नहीं बनाते हैं, फिर उसके बाद विलय कर लेते हैं। 2 बार विलय जदयू से के साथ कर चुके हैं 22 में, और उसके दो बार फिर बीजेपी में चले जाते हैं, जहाँ एक कोई सीट मिल जाता है वहाँ उधर वो चले जाते हैं। अगर आप एक हाइपोथेटिकली सोचिए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जब पहली बार विलय किए थे जेडीयू के अंदर अपनी पार्टी का, उसके बाद वो जेडीयू के अंदर ही रह जाते, तो आज के डेट में, आज के जेडीयू में जिस जगह पे श्रवण कुमार हैं, या फिर कोई और जेडीयू का बड़ा लीडर है, संजय झा हैं, या फिर ललन सिंह हैं, या फिर मनीष वर्मा है, या जो भी जितने भी लोग हैं, क्या इन सभी लीडरों में से, चाहे संजय झा हो गया, ललन सिंह हो गया, या फिर श्रवण कुमार हो गए, इन सभी लीडरों में से सबसे ऊपर ओहदा नहीं हो सकता था उपेंद्र कुशवाहा का? क्योंकि कुशवाहा समाज से जेडीयू के अंदर बड़ा लीडर, सबसे बड़े लीडर यही होते, और जिसे सिर्फ कुशवाहा समाज से नहीं, नीतीश कुमार के बाद कोई सबसे प्रखर नेता, कोई क्लीन इमेज वाला ललन सिंह है, ताकतवर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनका इमेज क्लीन नहीं है।
उनका इमेज एक अलग तरह का है, अजीब तरह का उनका इमेज है। उनको लोग समाजवादी उसके कटघरे से में नहीं उनको रख सकता है। उनका एक अलग जो है वो टीआरपी उनका है। जैसे गिरिराज सिंह का एक अलग टीआरपी है, तो ललन सिंह का भी एक अलग टीआरपी है, होम्योपैथी और ये पैथी वो पैथी वाला। तो यहाँ पे संभवतः आप गलती मान सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा की, कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये गलती किया है कि वो बार बार जो मर्ज किया, अगर अब वो बार बार ये नहीं मारते पलटी, तो नीतीश कुमार के बाद स्वतः रूप से एक बड़े, हम ये नहीं कह रहे कि वो मुख्यमंत्री बन जाते या उप मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन विजेंद्र यादव से कोई छोटा नेता ये नहीं रहते, ये ललन सिंह से कोई छोटा नेता नहीं रहते, संजय झा से कोई छोटा नेता नहीं रहते, मनीष वर्मा से कोई छोटा नेता नहीं रहते, ये जेडीयू के अंदर अगर रह जाते तो। ये एक सवाल है। फिर से हम वापस चलते हैं उसी सवाल पे कि ये बीजेपी की साजिश है। उसमें पवन सिंह का एक कड़ी जोड़िए, उसमें आप जो जिस व्यक्ति ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिया है उसका कड़ी जोड़िए, और जाते जाते एक और कड़ी जोड़ लीजिए। आप अगर बीजेपी का देखिएगा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि बैकफुट से बीजेपी इस तरह का काम करती है। याद कीजिए जातिगत जनगणना के टाइम पे जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो उस जातिगत जनगणना के विरोध करने में, जातिगत जनगणना के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट में जो पिटीशन किया गया था, वो पिटीशन करने वाले लोग कौन थे? यही संगीत रागी संगीत, पता नहीं कौन कौन लोग थे जो कि बिहार से ही थे। कोई दिल्ली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, लेकिन सब बीजेपी के लोग हैं। कोई ये प्रकोष्ठ वो प्रकोष्ठ, बीजेपी का प्रकोष्ठ नहीं, कुछ भी एक संस्था बना लेते हैं 10 लोग मिलकर के, ये रक्षक, कोई गौ रक्षक तो फिर भी बड़ी संस्था है, लेकिन टेबल कुर्सी से लेकर के कलम किताब से लेकर के हर तरह का रक्षक संस्था ये लोग बनाए हुए रहते हैं, और किसी न किसी से पिटीशन करवा दिया जाता है, और वो होता है प्योर बीजेपी का काम। तो जातिगत जनगणना वाला भी आपने देखा था, ऐसे ही सभी मुद्दों पे ऐसे ही होता है। पिटीशन करने वाला कोई होता है, बैकफुट से कोई करने वाला होता है। यहाँ पे भी वही हुआ है कि बीजेपी के एक पुराने व्यक्ति ने जाकर के एनडीए के एक लीडर के मंत्री रहने का चैलेंज जाके सुप्रीम कोर्ट में कर लिया है। कहानी, अगर इतना कहानी बताने के बाद, इतने डॉट्स कनेक्ट करने के बाद भी अगर आपको ये डाउट है कि उनके मंत्री पद को छीनने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, तो फिर आप बहुत बड़े विश्लेषक हैं, आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, हम आपके लेवल के नहीं हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।